Hello everyone, I am DS Gautam and today's topic is punctuation. पंक्चुएशन क्या होता है देखते हैं। जो हमारी भाषा होती है उस भाषा में उस बात के उतार चढ़ाव के लिए, बात के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक भाव को दूसरे भाव के साथ अलग अलग करके दर्शाता है, जहां बात स्पष्ट हो जाती है कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। इसी चीज को हम लोग पंक्चुएशन कहते हैं। ये हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, सभी भाषाओं के अपने होते हैं, लेकिन लगभग कॉमन ही होते हैं। तो आइए देखते हैं इस पंक्चुएशन में क्या क्या होता है। पंक्चुएशन मीन्स विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का प्रयोग करना। विराम चिन्ह हमारे कितने होते हैं अभी देखते हैं। तो इन विराम चिन्हों के कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे किसी सेंटेंस का जो अर्थ है वो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि कहने वाला क्या कह रहा है। दूसरी चीज, किसी भाषा को लिखने में, पढ़ने में, बोलने में हमको कहाँ और कितनी देर रुकना, ठहरना है, या किसी भी प्रोज या पोइट्री को पढ़ते समय एक सांस में कहाँ तक पढ़ना है हमको। ऐसे नहीं कि एक ही सांस में पढ़ते चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कहाँ रुकना है, कितना तेज बोलना है। तो जो चीज लिखने वाला लिख रहा है वो चीज पढ़ने वाले के समझ तक पहुंच जाए, इन चीजों के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें कोई भी किसी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है। ठीक है, आराम से दिख रहा होगा आप लोगों को। द बॉय सेज द टीचर इज फूल। द बॉय सेज द टीचर इज फूल। कोई विराम चिन्ह का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अब देखिए, इसमें धीरे से हम एक विराम चिन्ह लगाते हैं और क्या अर्थ स्पष्ट होता है। एक हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर यहां पर हमने फिर एक कॉमा लगाया, यहां इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और फिर इधर को भी हमने एक इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। एक इन्वर्टेड कॉमा इसके लिए हो गया और एक इधर के लिए हो गया है। तो यहां इसका कहने का यह मतलब है, द बॉय सेज द टीचर। टीचर कहता है, सेज द टीचर। थोड़ा सा ये आगे पीछे लिखा हुआ है, अर्थ इसका एक ही रहेगा। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर किए होंगे तो वहां जो आ जाता है कि टीचर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बॉय इज फूल। इस तरह से लिखा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी होता है। जिन्होंने इनडायरेक्ट पढ़े होंगे समझ में आ रहा होगा। तो टीचर सेज, इस भाव को पहले लेते हैं। तो टीचर कहता है, क्या कहता है? द बॉय इज ए फूल, कि लड़का मूर्ख है। टीचर कहता है कि लड़का मूर्ख है। द बॉय इज ए फूल, लड़का मूर्ख है। सेज टीचर, टीचर कहता है कि लड़का मूर्ख है। पहले का अर्थ क्लियर हो गया। दूसरे वाले में भी वही काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। शब्द वही हैं, कोई अदल बदल नहीं हुआ। थोड़े से विराम चिन्हों का प्रयोग परिवर्तन कर गया है इनमें। ठीक, यहां है द बॉय सेज, लड़का कहता है, द टीचर इज ए फूल, लड़का कहता है कि अध्यापक मूर्ख है। दोनों बात के अर्थ बदल जाते हैं सिर्फ इन विराम चिन्हों की वजह से। शायद क्लियर हो गया होगा, चाहो तो दोबारा समझा दूं। इस वाले सेंटेंस को इसमें पहले पढ़ा जाएगा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का है, क्योंकि ये अंदर वाले हैं। टीचर सेज, टीचर कहता है कि लड़का मूर्ख है, और दूसरे वाले में लड़का कहता है कि टीचर मूर्ख है। शब्द वही है, आप मिला के देखेंगे, शब्द ज्यों के त्यों हैं, एक भी अक्षर इधर उधर से नहीं मिलाया गया है, केवल विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से आपको एक और समझा दूं हिंदी में ही। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दो लाइन है, दो वाक्य हैं,
इनमें कुछ कहा गया है, कोई विराम चिन्ह नहीं है। अब मैं इसमें एक विराम चिन्ह लगा रहा हूं, रोको मत जाने दो। दूसरे वाले में रोको मत जाने दो, दोनों में अर्थ अलग हो गया। ऊपर वाला कह रहा है रोक लो, उन लोगों को जाने मत दो, जो जा रहे हैं उनको रोक लो, जाने मत दो। और दूसरा वाक्य क्या कहता है, रोको मत, जो जा रहे हैं उनको रोकना नहीं है, उनको जाने दो। केवल कॉमा वहां की बजाय यहां लग गया है, इतने में ही अर्थ बिल्कुल बदल गया। एक में जाने को रोकना है और एक में जाने को रोकना नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखिए, थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो आपको पूरे पंक्चुएशन सिखाने के लिए पर्याप्त है। आपको कहीं दूसरी जगह फिर पंक्चुएशन सीखने के लिए किताब में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंक्चुएशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या आता है इनमें, एक फुल स्टॉप, विराम चिन्ह, नोट ऑफ इंटरोगेशन जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इन्वर्टेड कॉमाज, जो इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके लगाए जाते हैं, एपोस्ट्रॉफी जो एक चीज के बाद लगाई जाती है, रवीज बुक, कॉमा जो एक लगाया जाएगा, कैपिटल लेटर मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला। क्लियर हो गया होगा? अब आगे देखते हैं इनको एक एक करके। पहला वाला है फुल स्टॉप का। तो सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जो पूर्ण विराम होता है ये लिखते पढ़ते समय जिस पर सबसे अधिक रुका जाता है, एक बात पूरी हो चुकी है, दूसरी बात शुरू होने को है, उस स्थिति में। तो कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, दिव्य गोज टू स्कूल। बात खत्म हो जाती है, दिव्य स्कूल जाता है, बात यहां पूरी हो गई और हमने ये फुल स्टॉप पीछे लगा दिया। बस इतना काम करना है, एक बात पूरी हो गई है। ठीक, किसी के नाम होते हैं जैसे एम के गांधी, तो एम के बाद जो डॉट लगा है, के बाद डॉट लगा है, ये भी फुल स्टॉप का ही काम करता है जो इनिशियल के काम करते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना बी ए, क्या कर रखा है, बी ए क्या कर रखा है, एम ए, इन दोनों के बाद। ठीक, जैसे बी एड, बी एड को स्टूडेंट्स ठीक तरह से लिखें, कोई इस तरह भी लिख देते हैं, ठीक सब हैं लेकिन सबसे ज्यादा ठीक ये होता है। तो इनके बाद डॉट जरूर लगेगा। ये क्लियर हो गया कि किसी भी बात के पूरे होने पर या किसी शब्द का छोटा करने के लिए, इनिशियल करने के लिए आपको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है कुछ भी पूछने के लिए। जैसे आपने किसी से पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, हाउ आर यू, पूछते हैं ना तुम कैसे हो, आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो। इन सब के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। बस इतना ही काम होता है, जहां जहां क्वेश्चन मार्क लगाना है वहां पर ये लीजिए। तो ये सभी आप लोग नोट कर लें आराम से, वीडियो को रोक के पॉज करके। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 5 मिनट चिंता नहीं करो, लेकिन पूरी बात खत्म हो जाए। मैं यहाँ अधूरा वीडियो बना दूं 5-6 मिनट का, और फिर आपको किताबें देखनी पड़े या फिर आपको दूसरे वीडियो देखना पड़े, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट किधर भी ना भटके। ठीक, तीसरा वाला देखते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पर है इन्वर्टेड कॉमास। इसको देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास ये क्या होता है, ये इस तरह से लगा दिए जाते हैं,
या ये इधर को भी होते हैं तो इनके साथ अलग मार्क होता है इधर के लिए। तो ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ही सेड टू मी, फिर इसमें कॉमा लगा दिया गया। आर यू ओके, फुल स्टॉप और फिर मार्क। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके अंतर्गत जो वो बात जो किसी के द्वारा कही गई है उसको इन्वर्टेड कॉमाज में रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है जो बात उसने जैसी कही थी वैसी की वैसी है, उसमें हम अपनी ओर से एक अक्षर एक शब्द भी मिलाने की क्षमता नहीं रखते हैं। जिसकी जो बात है वैसी ही होनी चाहिए। अगर ये बातें आम घरों में आम समाज में जैसी हैं वैसी ही रहें तो फिर किसी बात के विवाद ना हो। ये जो बढ़ा चढ़ा के इधर का उधर लोग कर देते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते। अगर वो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करें तो फिर बहुत सारे विवाद खत्म हो जाए। बात वो छोड़िए, वो सामाजिक बात है। लेकिन आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, उसने मुझसे कहा, तो जो उसने कहा उसके शब्द जो के त्यों इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहेंगे। तो इस चीज के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, हम कोई चीज लेते हैं जैसे नेपोलियन सेड, नेपोलियन का कोई कोटेशन है वो आप यहां पर लिखेंगे, गांधी जी सेड, कोई डेफिनेशन लिखते हैं ना हम लोग, तो उसको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते हैं। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है कि मान लीजिए कि वो गांधी जी ने जैसी कही थी वैसी ही हमारे पास हमारे सामने हमारी किताब में है, उसमें किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है, एक शब्द का भी बदलाव नहीं किया है। तो इसके लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए हैव यू रीड, क्या तुमने पढ़ा, क्या पढ़ा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये यूं आ गया, यूं आ गया, सॉरी एक लगेगा इसमें। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। किसी एक किताब, कोई ग्रंथ है, कोई समाचार पत्र है, कोई जहाज का नाम है, कोई निबंध है, कुछ ऐसी चीज हो जो विशेष हो, उसके बारे में अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते हैं। वो डबल इन्वर्टेड कॉमा है जो किसी के स्टेटमेंट कोटेशन के लिए यूज होता है। ये किसी किताब के लिए, पत्र के लिए, अखबार के लिए, उस चीज के लिए आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हुआ आपका इन्वर्टेड कॉमा। और फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं क्या है, एपोस्ट्रोफी। ये एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबंध सूचक। किसी का संबंध बताने के लिए, जैसे हरीज पेन, हरी का पेन, तो संबंध हो गया, पेन का संबंध हरी के साथ। श्याम्स साइकिल, श्याम की साइकिल, तो ये काकी के लिए ये आता है। और ये जो मार्क है ये इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। और इसके बाद ये एस लग जाती है, तो हरी अपोस्ट्रोफी एस, इसको ऐसे बोलेंगे, हरी अपोस्ट्रोफी एस पेन, हरीज पेन, श्याम साइकिल। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। बस इसमें इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम कुछ शब्दों को छोटा करने के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं। जैसे शब्द है डू नॉट, डोंट, ये भी एपोस्ट्रोफी का काम करता है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। कैन नॉट है, वुडंट है, विल नॉट है, इट इज है, जो भी है, डजंट है, ये सब इसमें आ जाएंगे।
ये 5th नंबर पे आता है कॉमा, अल्प विराम। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, उस नॉलेज को मैं छुपा नहीं सकता, छोटा नहीं कर सकता। प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखें, आराम से देखें, ध्यान से देखें, पॉज करके देखें, दोबारा देखें, लेकिन अपने आप को अज्ञानी ना रहने दें। कोशिश करें जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो भी देख लें, अपनी बुक को भी शामिल कर लें, अपनी बुक से देखें। बुक सभी अच्छी है, बुक की चिंता ना करें आप लोग। और अगर आपको वास्तव में मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो लाइक भी करें। और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा है तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं, आप बिल्कुल भी ना लाइक करें ना शेयर करें। आगे आते हैं कॉमा के लिए। कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं इस तरह से, और जो कॉमा लगाते हैं इस तरह से, ये क्या होते हैं, अल्प विराम। विराम है लेकिन आधा है। जैसे कहीं जाना है हमको 10 किलोमीटर, तो हम 2, 4 या 6 किलोमीटर चल के थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, थोड़ा सा विश्राम उस चीज के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इस एग्जाम्पल को देखिए, राम, श्याम, राकेश एंड मोहन आर हियर। तो ये सभी नाम हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा रुक के बोलना है। राम, श्याम, राकेश एंड मोहन आर हियर, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप इसको सीधा एक साथ कर दोगे, राम, श्याम, राकेश, मोहन है हियर, तो पता चला कि कौन कहाँ है, कौन अलग है, एक ही नाम है या 4 आदमी है, तो कितने आदमी है पता नहीं चलेगा। उसको क्लियर करें, आराम से बोलें, राम, श्याम, राकेश एंड मोहन आर हियर। तो कॉमा का जो प्रयोग है थोड़ा सा लंबा है, आप इसके साथ साथ आप बुक से भी देख सकते हैं, तो वहां पे आप इसको पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं। इसमें किसी शब्द को दोहराने के लिए भी काम आता है, जैसे कम कम माई डियर फ्रेंड, ठीक, आओ आओ मेरे प्रिय दोस्त। तो किसी चीज के लिए हम बार बार कहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उस चीज को इंग्लिश में भी वही है, सेम है लैंग्वेज के अंतर्गत। तो आओ आओ, जब हमने 2 बार किसी चीज को कहा तो रिपीटेशन के बीच में एक बार हम अल्प विराम का काम करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपको किसी को वहां भेजना है, गो देयर, वहां जाओ। अब जाएगा कौन, आपके पास खड़ा है एक अशोक नाम का बालक, तो आप कहेंगे अशोक गो देयर। अशोक, थोड़ा सा रुकेंगे, अशोक गो देयर, तो अशोक समझ जाएगा कि मेरे लिए कहा जा रहा है वहां जाने के लिए। तो इन जगह पे भी काम आता है। नेक्स्ट आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो विस्मय बोधक होते हैं उनके लिए यूज होगा ये। जैसे हम लोग लिखते हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो वर्षा कितनी सुंदर है। ये जो मार्क लगा है पीछे, ये विस्मय का बोधक है। वो सुंदरता को देखकर देखने वाला विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और उसके हाव भाव थोड़े से आश्चर्य वाले हो जाते हैं। तो ये मार्क हम लगा देते हैं, तो ये वहां पर काम करता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, कभी कभी किसी चीज को देखते बोलते हैं ना वाओ, वो ये है। ओह, कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क। ब्रेवो, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है। ब्रेवो, ओह माय गॉड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे दिए होंगे, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है बड़ा अक्षर लिखना। तो इंग्लिश में एक परंपरा है कि कोई भी अक्षर हम अगर पहला वाक्य शुरू करते हैं तो आपको बड़ा ही लिखना है। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, एच हमने यहाँ पे बड़ा बनाया, हाउ आर यू। अब ये एक बात पूरी हो गई है। दूसरी बात हम उसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो ये डब्ल्यू जो बनाया ये भी बड़ा बना, ये एच बना ये भी बड़ा बना।
तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो पहला वाक्य होता है उसका पहला अक्षर है, हर फुल स्टॉप के बाद जो पहला अक्षर बनेगा वो बड़ा बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा। प्रत्येक पोइम की पहली लाइन बड़ी अक्षर की बनेगी। आई हमेशा बड़ा बनाएं। ओ अगर अकेला लिखा जा रहा है तो उसको बड़ा ही लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं 7 o'clock, तो ये कैपिटल होता है। ये लंबा डिटेल है, शॉर्ट में ही समझते चले जाएं। जैसे कोई न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इनके भी अक्षर कैपिटल बनेंगे। रामायण आर कैपिटल बनेगा। कोई स्थान का नाम है जैसे HI दिल्ली, नोएडा, मीरठ, ये सब बड़े अक्षर बनेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम होता है वो भी, किसी बुक का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, नदियों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, दिनों के नाम हैं, ये सब बड़े लेटर बनेंगे। ये आप देख सकते हैं अपनी अपनी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, वहाँ आराम से देखें, इनको पूरा करें। ये पंक्चुएशन के अंतर्गत 7 पॉइंट आते हैं, मैंने 7 पॉइंट आपको करा दिए हैं। आपकी किताब में 5 हों 6 हों जो भी हों, आप 7 पॉइंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को शायद किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़े से एग्जाम्पल और डेफिनेशन देखने के लिए अपनी बुक का सहारा जरूर लें, वहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित एक्सरसाइज भी कर लें और जो आप नोट्स फाइल जो कुछ भी बना रहे हैं उसके अंतर्गत भी रखें। वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और ना अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मत करना प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।